प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बात करेंगे बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के बारे में। तो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है उसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है संख्या औसत अनुभार एम एन बार, एन मतलब नंबर यानी कि संख्या। दूसरी हमारी भार औसत अणुभार एम डब्ल्यू बार, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट मतलब भार। तो देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो पहले बात करता हूं संख्या औसत अणुभार के बारे में, एम एन बार के बारे में। तो इसमें इसको ज्ञात करने का तरीका है एम वन एन वन। अब देखो एम वन एन वन क्या होता है। एम तो मतलब है उस बहुलक का अणुभार और एन है उस बहुलक की संख्या। कौन से बहुलक का अणुभार? वन प्रकार के। कौन से बहुलकों की संख्या? वन प्रकार के बहुलकों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि जो हमारा अणुभार है वो है 20,000 और 20,000 अणुभार वाले जो बहुलक है उनकी संख्या कितनी है? मान लो 20। तो मान लो कोई बहुलक नमूना दे रखा है जिसमें 20 अणु ऐसे हैं जिनका अणुभार 20,000 है। तो M1 N1 ऐसे हम क्या कह दिया, ऐसे ही M2 N2। M2 मतलब ऐसे अणु, मान लो कोई दूसरे प्रकार के अणु जिनका अणुभार है 40,000 और इनकी संख्या कितनी है? 40। ऐसे मान लो एक तीसरे प्रकार का हो रहा है, वो हम ले लिया M3 N3। इनकी संख्या मान लेते हैं 60 और इनका अणुभार कितना है? 60,000। तो इस प्रकार से M1 N1, M1 मतलब वन प्रकार के अणुओं का अणुभार, N1 मतलब वन प्रकार के अणुओं की संख्या, M2 मतलब टू प्रकार के जो अणु हैं उनका अणुभार और N2 मतलब उनकी संख्या। ऐसे M3 इनका अणुभार और N3 इनकी संख्या। ये जो पूरा पद है प्यारे बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं सहती। क्या बोलते हैं? सहती। तो सहती कैसे निकालते हैं? जिसकी भी सहती हमको निकालनी है उन अणुओं की संख्या को उसके अणुभार से गुणा कर दो तो वो कहलाती है सहती। टू प्रकार की सहती निकालनी है तो टू प्रकार के अणुओं की संख्या और उनका अणुभार। तो ये किसकी सहती होगी? टू प्रकार के अणुओं की सहती। ऐसे थ्री प्रकार के अणुओं की सहती और डॉट डॉट करके MI NI मतलब अनंत तक जा सकते हैं उसमें। तो कितने ही ले सकते हैं हम? आई की जितनी वैल्यू, जितने भी लेने अपने आई की वैल्यू रख देंगे हम। और अगर हम इन सबको जोड़ दें, एक प्रकार के अणुओं की सहती को, दो प्रकार के अणुओं की सहती को, तीन प्रकार के अणुओं की सहती को, इस पूरे पद को हम क्या बोलते हैं? कुल सहती। कुल सहती। तो अगर हमने M1 N1 प्लस में M2 N2 प्लस में M3 N3 मतलब तीनों की तीन प्रकार के अणु थे, तो तीनों प्रकार के अणुओं की अगर हमने सहती को जोड़ दिया तो वो हमारे कहलाती, प्यारे बच्चों, कुल सहती। दोबारा सुन लेना ध्यान से। अणुभार का गुणा अगर उसकी संख्या से कर दे, उन बहुलकों की संख्या से कर दे, तो इस पद का नाम हम बोलते हैं सहती। और कुल सहती जितने भी प्रकार के हमारे अणु हैं उनका जो अणुभार है उनका उनकी संख्या से गुणा कर दे और सबको आपस में अगर जोड़ दे तो वो हमारे कहलाती कुल सहती। तो ये जो ऊपर वाला जो पद है इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? कुल सहती। तो ये हमारा हो गया कुल सहती। तो कुल सहती MN बार, MN बार बराबर कैसे ज्ञात करते? कुल सहती बटे क्या गया? N1 प्लस में N1 प्लस में N2 प्लस में N3 मतलब बहुलकों की कुल संख्या। तो जितने प्रकार के हमारे बहुलक है उनकी कुल सहती में उनकी कुल संख्या का अगर हम भाग लगा दे तो वो हमारे प्यारे बच्चों कहलाता है MN बार। तो MN बार ज्ञात करने का तरीका क्या है? जो हमारे अणुओं की कुल सहती है उसमें कुल संख्या का गुणा कर दे तो क्या कहलाता है? संख्या औसत अणुभार MN बार। या करके हम इसको लिख सकते हैं समेशन मतलब जोड़ कितने पदों का? NI MI।
आई मतलब इनफाइनाइट अनंत, ऐसे सिग्मा एन। तो इस प्रकार शॉर्ट में इसको दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्यारे बच्चे निकाल सकते हैं संख्या औसत अणुभार। देखो इसके एक उदाहरण द्वारा बताता हूं, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक को पढ़ते चलेंगे। किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अणुभार 20,000 तथा 40 अणुओं का अणुभार 40,000 हो तो बहुलक का mn बार मतलब क्या है, संख्या औसत अणुभार, ये ज्ञात करना है हमको। पहले मैं इसी की चर्चा करता हूं। और संख्या औसत अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, mn बार बराबर कुल सहती अपॉन में कुल संख्या। तो कुल सहती निकालनी है, तो कुल सहती कैसे निकालते हैं, कुल सहती निकालने का फॉर्मूला ये हमारा m1n1, या इससे कब की बात है तो हमने लिख दिया यहां पर m1n1 प्लस में m2n2, क्योंकि दो ही प्रकार के हमारे 20 अणु तो ऐसे जिनका अणुभार 20,000 और 40 अणु ऐसे जिनका अणुभार कितना है 40,000, दो प्रकार के। तो प्लस बटे में क्या आ जाएगा n1 प्लस में n2। अब करना क्या है, m1 का मान बताओ। तो 20 अणुओं का अणुभार 20,000, तो इसका मान हमारा आ गया 20,000 गुणा n1, इन अणुओं की संख्या कितनी, ये हमारा मान लो हमने n1 मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया m1, ये हमने क्या मान लिया n2, तो ये हमारा क्या हो गया m2। तो n1 मतलब 20 अणुओं का अणुभार कितना हमारा 20,000, तो 20,000 गुणा 20 प्लस में, अब m2 का मान कितना है 40,000 गुणा कितना आ जाएगा हमारा 40 बटे n1, पहले वाले की संख्या कितनी है 20 और गुना कितना आ जाएगा दूसरे की संख्या 40, तो 40 और प्लस आएगा 20 प्लस 40। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप सोल्व करके देख लेना, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, तो इसके आंसर आ जाएंगे 333.33। तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों mn बार, तो mn बार बराबर क्या आ गया 33,333.33। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों संख्या औसत अणुभार। तो मैं साइड में लिख लेता हूं, ये हमारा आया है 33,333.33। अब दूसरी चर्चा करता हूं, दूसरा हमारा भार औसत अणुभार। देखो संख्या औसत अणुभार की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, संख्या औसत अणुभार mn बार की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, बहुलकों की कुल सहती, ये ऊपर कुल सहती होगी, कुल सहती में बहुलकों की कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त परिणाम संख्या औसत अणुभार कहलाता है। देखो बहुलकों की कुल सहती में बहुलकों के अणुओं की कुल संख्या का भाग देने पर जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारा क्या संख्या औसत अणुभार। दूसरा हमारा होता है भार औसत अणुभार mw बार। अब mw बार किस प्रकार से निकालते हैं ये ध्यान सुनना। तो ये तो हमारे क्या है m1n1, देखो ध्यान से, m1n1 ये सहती होगी, इस सहती का एक बार इसके अणुभार से और गुणा करना है। m1n1 तो इसकी सहती होगी, तो सहती का अणुभार एक बार सहती है, इसका गुणा एक बार अणुभार से और करना है, ऐसे देखो ध्यान से, प्लस में m2n2 और गुणा क्या जाएगा m2। तो किसी अणु की सहती को उसके अणुभार से गुणा करके, अणुभार से गुणा करके, ऐसे दूसरे अणु के सहती को उसके खुद के अणुभार से गुणा करके, जो गुणा करके जो
जोड़ आता है, उसमें अगर हम कुल सहती का भाग लगाते, किसका भाग लगाते, कुल सहती का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भार औसत अनुभार। तो देखो इसको ध्यान से देखना दोबारा, M1 N1 एक अणु की सहती होगी, M2 N2 दूसरे अणु की सहती होगी, M3 N3 तीसरे अणु की सहती होगी। इन तीनों अणुओं की सहती को इनके अणु भार से एक बार और गुणा कर दिया तो M1 का स्क्वायर हो गया, M2 का स्क्वायर हो गया और M3 का स्क्वायर हो गया, गुणा कर दिया इनसे, और फिर इनका जोड़ करना है हमको, तीनों को हमने जोड़ दिया, बट इन क्या करना है, कुल सहती का भाग लगाना है। तो जो हमारा परिणाम निकल करके आएगा वो कहलाता है भार औसत अनुभार, जिसको हम व्यक्त करते हैं MW बार से, या करके समेशन NI MI का भी स्क्वायर आ जाएगा, बस केवल इतना आएगा, और नीचे क्या आएगा, समेशन NI MI, आई मतलब इनफाइनाइट, कितने रह सकते हैं। इसके इसी प्रकार उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, देखो ध्यान से, MN बार तो इस प्रकार से निकलता, बात करता हूं मैं MW बार की, तो अणुओं की कुल सहती है, तो कुल सहती गुणा किससे करना है, प्रत्येक के अणुभार से। तो जो हमारी कुल सहती दे रखी थी उसका गुणा मैंने किससे कर दिया, इनके प्रत्येक के अणुभार से, तो कुल सहती का गुणा हो गया इनके अणुभार से, बटे में क्या आ जाएगा, कुल सहती। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं MW बार, भार औसत अणुभार, तो कुल सहती गुणा अणुभार बटे कुल सहती, तो बराबर क्या आ जाएगा, M1, अब M1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर, या M2 का स्क्वायर, ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, हमारी कुल सहती क्या है, M1 N1 प्लस में M2 N2। देखो इसको एक उदाहरण द्वारा समझते, इसी उदाहरण द्वारा, किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अणुभार 20,000 तथा 40 अणुओं का अणुभार 40,000 हो तो बहुलक का MW बार मतलब भार औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। देखो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, तो MW बार बराबर, इसका फॉर्मूला हो गया, देखो सबसे पहले N1, तो MW बार बराबर M1, देखो पहले तो M1 कितना है, 20,000, तो इसे क्या करना है हमको, स्क्वायर गुणा N1, अब N1 कितना है हमारा 20, प्लस में, तो प्लस का चिन्ह, M2 कितना है हमारा 40,000, तो 40,000 आ गए, और इसे हमको करना है स्क्वायर, N2 कितना है हमारा 40, तो गुना 40 बटे M1 का मान कितना है 20,000, गुणा N1 कितना है 20 प्लस में M2 कितना है हमारा 40,000 गुना N2 कितना है 40। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पूरा परिणाम आया, इसको जब हम सोल्व करेंगे, सॉरी ये जो पूरे मान इन सभी को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36,000। तो ये जो हमारा 36,000 आया ये हमारा क्या है MW बार। तो MN बार तो हमारा कितना आया था, MN बार बराबर तो आया था 33,333.33 और MW बार बराबर कितना आया हमारा, ये आया 36,000। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं MW बार यानी कि भार औसत अणुभार।
उसके बाद देखो तीसरा, तो भार औसत अनुभार की परिभाषा देखो किस प्रकार लिखूंगा आप। तो बहुलकों की कुल सहती का गुणा इनके प्रत्येक के अणुभार से करने पर जो हमारा योगफल आता है उसमें कुल सहती का भाग लगाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो कहलाता है भार औसत अणुभार। दोबारा सुनो ध्यान से, अणुओं की कुल सहती का गुणा या प्रत्येक अणु की सहती का गुणा उसके अणुभार से करने पर, प्रत्येक अणु है उसकी सहती, पहले अणु की सहती, दूसरे अणु की सहती, तीसरे अणु की सहती, तो प्रत्येक अणु की सहती का उसके अणुभार से गुणा करके इनका योगफल करने पर जो परिणाम आता है उसमें कुल सहती का भाग देने पर भार औसत अनुभार कहलाता है। तीसरा हमारा बहुपरिक्षेपण घातांक, शॉर्ट में बोलते इसको पीडीआई। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, संख्या औसत अनुभार में संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार का अनुपात क्या कहलाता है, बहुपरिक्षेपण घातांक कहलाता है। दोबारा सुनना ध्यान से, संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार का जो अनुपात है वो बहुपरिक्षेपण घातांक या पीडीआई कहलाता है। तो पीडीआई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, mn बार अपॉन में mw बार। देखो इस प्रश्न में ध्यान से, किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अनुभार 20,000 तथा 40 अणुओं का अनुभार 40,000 हो तो बहुलक का mn बार ज्ञात करना है, mw बार। तो mn बार हमने ज्ञात कर लिया, mw बार ज्ञात कर लिया, तथा पीडीआई और ज्ञात करो। तो पीडीआई ज्ञात करनी है, तो पीडीआई है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, mn बार अपॉन में mw बार। तो mn बार की वैल्यू बताओ कितनी निकाल के, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। तो mn बार हमारा कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पर, ऊपर तो आएगा प्यारे बच्चों mw बार, नीचे आएगा mn बार। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऊपर तो हमारा क्या आएगा mw बार, नीचे आएगा mn बार। दोबारा सुन लेना ध्यान से, बहुपरिक्षेपण घातांक या पीडीआई की परिभाषा, भार औसत अनुभार तथा संख्या औसत अनुभार का जो अनुपात है वो पीडीआई कहलाता है। तो mw बार का मान कितना है 36,000 और mn बार का मान कितना है 33,333.33। जब इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 1.08। तो ये जो 1.08 ये हमारी क्या कहलाती है, पीडीआई। तो इस प्रकार से हम प्यारे बच्चों को याद कर सकते हैं पीडीआई। तो दोबारा सुन लेना ध्यान से, भार औसत अनुभार में संख्या औसत अनुभार का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा कहलाएगा पीडीआई। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पहले चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में। धन्यवाद।